वेलकम यू ऑल। तो बेटा हम जो वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी के मैंने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी करा दिए और बाकी के जितने भी चैप्टर्स है आई ट्राई टू कवर इन दिस वन शॉट। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, बहुत ही जल्दी में और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर किए हैं, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। विद क्वेश्चन आंसर्स मैं इसमें करने वाली हूँ। तो चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। आजकल इंस्टेंट का जमाना है, जैसे ही बोला फट जवाब यस। तो यही कह रहा है हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग। तो वो क्या कहता है कि आपको जैसे ही मैंने क्वेश्चन किया आप एकदम इंस्टेंट आंसर दे दोगे, स्पॉन्टेनियस आंसर। तो वो कैसे हो सकता है? इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू। तो आप क्या क्या ट्रांसफर कर सकते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग से? यस, आप लोग टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग और कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग एंड कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं जिसमें ऑडियो वीडियो फाइल, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट्स आप शेयर कर सकते हैं। मैसेज हिस्ट्री, आप मैसेज हिस्ट्री को सेव करके बाद में भी उनके मैसेजेस देख सकते हैं और भी कई चीजें कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए यस हम एकदम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यस हमने आपको उसके लिए हम चलते हैं आपको हमारे जी में गूगल अकाउंट पे अगर हम करें, ठीक है, google.com और स्लैश लिख देते हैं टॉक। ठीक है, तो देखिए हाँ, तो हमारा ये क्रिएट कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पर आपको एक ये आइकन दिख रहा होगा पर्सन का, उसको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में, तो यहाँ पे आप ऐड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा एक ऑलरेडी कॉन्टैक्ट एडेड है और मैं यहाँ पे और भी क्रिएट कर सकती हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसका फोन नंबर डाल के। ठीक है, सपोज हमारा ये ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट एडेड है। ठीक है, तो अब मेरे को उसको मैसेज करना है। ठीक है, तो मैसेज का इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री इज ऑन, मीन्स आपके मैसेजेस सेव हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो है ये अगर मैं कल भी देखूंगी तो इसके चैट पे मुझे ये चैट नजर आएगी। ठीक है, चलिए ये एक हो गया। ठीक है, हम लोग इस तरह से गूगल चैट कर सकते हैं। ठीक है, अब न्यू चैट ओपन करना है मुझे। ठीक है, क्रिएट अ स्पेस। ठीक है, हम एक स्पेस कर देते हैं। सपोज मैंने किया क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दी स्पेस। ठीक है, तो आप इसमें मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, कितने लोगों को ऐड करना है। यहाँ पर आप ग्रुप्स या पीपल पूरे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे आप शेयर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप ये अपलोड कुछ अपलोड करना हो माई ड्राइव से। ठीक है, और इस तरह से आप कर सकते हैं शेयर। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। ठीक है, तो अब ठीक है, और अब हम यहाँ पे इस तरह से आइकन भी बन जाता है चैट के लिए। ठीक है, हमारा ये आइकन बन गया चैट के लिए। तो ये देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट पोल भी कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे ऐड टू द स्पेस में करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट पोल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक दे दिया। सपोज एक क्वेश्चन है, which of the following are instant messengers? ठीक है, अब ऑप्शन 1 में दे देते हैं मोजिला, दूसरे में दे देते हैं फायरफॉक्स। ठीक है, और फिर दे देते हैं आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका आपका कौन सा दे देते, क्रोम और
एक दे देते हैं आपका स्नैपचैट, ठीक है, और allow manually to close the door but only close the poll but only the creator can close the poll, ठीक है। तो इस तरह से आप पोल को ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी ये ऐड नहीं किया है, मैं ऐड भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम पोल, फाइल्स, टास्क सब कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग में, ठीक है। हम बुक में अगर आ जाएं तो आपके ये इंस्टेंट मैसेजिंग, डीडेपोल, स्काइप, याहू मैसेंजर, गूगल टॉक, डीडेपोल और वेब मैसेंजर, आईएमओ, मीवो, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से आपके इंस्टेंट मैसेंजर्स हैं, ठीक है। गूगल टॉक अभी थोड़ा पुराना हो गया है, अभी हम लोग चैट यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, डैश इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर इंटरनेट दैट ऑफर्स एन इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। फिर आपका ये कौन कौन से यूज करते हैं, अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो क्या क्या यूज करेंगे, माइक और स्पीकर, नेटवर्क होना चाहिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। स्पीकर की जगह पे आप हेडफोन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लिस्ट एनी 5 एप्लीकेशन बेस्ड ऑन इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर, आपको कौन सी 5 एप्लीकेशन है, अभी अभी हमने करा, ठीक है। याहू मैसेंजर, स्नैपचैट, गूगल हैंगआउट, रीडेबोल, या तो ये सारे आपके, गूगल टॉक, ठीक है, ये सब आपके मैसेंजर्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंट मैसेजेस, कि आपको स्पॉन्टेनियस रिप्लाई मिल रहा है, देयर इज अ स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। 3 की फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, कि आप ऑडियो वीडियो फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप फाइल डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, आप रिमोट डेस्कटॉप शेयर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक पोल भी जनरेट करके दिखाया, आप पोलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं कि अगर आप चैट कर रहे हैं भाई, तो आपको चैट करने में क्या क्या ध्यान देनी चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो एक तो भाई जब आप बात कर रहे हैं तो टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत आप बेकार की बातें ना करें, ठीक है, क्योंकि इससे आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है और सामने वाले का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर नेम, अगर आपका नेम चैटिंग के टाइम नहीं आ रहा है तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, हाय आई एम सो एंड सो, सपोज आई एम शिवू राय, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ऑलवेज आस्क इफ द अदर पर्सन टू चैट फर्स्ट, पहले मुझे आपकी बात सुननी चाहिए, फिर मुझे उसका रिप्लाई देना चाहिए, ऐसी कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना भाई। आप कभी भी बड़े वर्ड्स में ना लिखे, अपर केस में ना लिखे, कैपिटल में ना लिखे, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रूड माना जाता है, ठीक है। और फिर कभी भी आप मल्टीपल क्वेश्चन एक साथ मत पूछते जाइए, एक के बाद क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, ठीक है। और हाँ, इसमें एक पॉइंट एडेड नहीं है, आपको कभी भी डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, कुछ भी ऑफेंसिव, कुछ भी खराब बात नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। तो जो दूसरे को हर्ट करे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। लैंग्वेज बहुत ही पोलाइट होनी चाहिए, कुछ ऐसी बात ना कह दें जो दूसरे को हर्ट कर दे, ठीक है। कोई एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। तो ये सब आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही कहता है कि आपको, ये आप देख सकते हैं खुद भी बनाकर। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, 3 रूल्स एंड एटिकेट्स व्हाइल चैटिंग, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आपको आई थिंक इंस्टेंट मैसेजिंग का आइडिया हो गया होगा, तो आप लोग भी इंस्टेंट मैसेजिंग करने की ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस। उसमें हम क्या करने वाले हैं, ब्लॉग को करने वाले हैं। ब्लॉग क्या होता है, ये होता है कि जिसमें आप इवेंट अनाउंसमेंट, न्यूज वगैरह, रिव्यू वगैरह कर सकते हैं, ठीक है।
इवेंट्स, अनाउंसमेंट, न्यूज, रिव्यूज के लिए आप ब्लॉग लिखते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे अमिताभ बच्चन जी भी ब्लॉग लिखते हैं? ठीक है, आप और कि डेली राइट्स हिज ब्लॉग, बहुत अच्छा ब्लॉग्स है। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या आ सकते हैं कि कौन कौन सी ब्लॉगिंग साइट है? वर्डप्रेस हो गया, ब्लॉगर हो गया, ब्लॉग हो गया, वीब्ले हो गया, ब्लॉगसम हो गया, और भी बहुत सारी साइट्स हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये क्रिएट करके बता दूं तो आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक, हाँ जी, आपको अगर वर्डप्रेस ओपन करना है तो कैसे करेंगे? वर्डप्रेस टाइप करेंगे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, आपने इसमें क्या करना है? क्रिएट अ ब्लॉग करना है। तो क्रिएट अ ब्लॉग कर दिया, स्टार्ट अ ब्लॉग। ठीक है, तो उसमें वो बोलेगा स्टार्ट राइटिंग योर फर्स्ट फ्रेज। ठीक है, तो आपने बोला कि न्यू साइट, स्टार्ट अ न्यू साइट। ठीक है, तो आपने स्टार्ट करा, इस तरह से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या आता जा रहा है। पर्सनलाइजिंग योर साइट, आपके हिसाब से पर्सनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टाइटल चूज करना है। क्या चूज कर सकते हैं? सपोज मेरे को लिखना है स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, वर्सेस बोर्ड एग्जाम्स, ये मेरा टाइटल हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या क्या ऐड कर सकती हूँ? इमेजेस, हेडिंग, गैलरी, लिस्ट, कोड, पैराग्राफ, कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। इस तरह से मैं अपना पूरा ब्लॉग बना सकती हूँ। तो अब मैं पूरा लिखूंगी तो इसी में सारा टाइम यूज हो जाएगा। तो बेसिकली आपको एक समझ आ गया कि किस तरह से हम ब्लॉगिंग साइट यूज करते हैं। इतना ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत है भी नहीं। तो ब्लॉग अकाउंट बनाना करना, ठीक है। हम यहाँ पर मेरा ऑलरेडी ब्लॉग था, नहीं तो नॉर्मल जीमेल अकाउंट की तरह ही यहाँ पे भी। हाँ जी, तो ये तो उसमें क्या क्या ब्लॉग एड्रेस, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, ये सारी चीजें आती जाएंगी। तो यू आर नाउ एक्टिव, इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से आप लिखना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि जहां मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो और फिर आप लास्ट में पब्लिश कर सकते हैं। इसमें आप फोटोज वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स आपको आने शुरू हो जाएंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है, व्हाट इज अ ब्लॉग, एक्सप्लेन इट्स यूज, 5 वेबसाइट्स, ब्लॉगिंग साइट्स कौन कौन सी है, वेब पेजेस और वेब साइट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अभी इन्होंने यहाँ बुक में तो नहीं बताया है, बट मैं आपको वेब पेज और वेबसाइट का एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, सपोज हम एक साइट खोलते हैं आपकी नॉर्मल google.com। ठीक है, तो गूगल सर्च। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्च किया हाय, सिंपल हाय। तो अगर मैं ये हाय ओपन करती हूँ या कुछ भी, ये ठीक है, अगर ये ओपन किया या मैं करती हूँ आपका, चलो विकीपीडिया ओपन करती हूँ, हाय विकीपीडिया। ठीक है, एक विकीपीडिया ओपन कर दिया मैंने। तो एक मिनट, हिंदी विकीपीडिया, चलिए ये वाले में ओपन। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें ये कुछ ब्लू ब्लू आपको लिंक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक विकीपीडिया, हो गई एक वेबसाइट, और उसमें जो ये ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहे हैं ये हो गए वेब पेजेस। यानी कि अगर मैं हिंदुस्तानी ओपन करूंगी तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज ओपन करके आ गई। इसमें इतने सारे वेब पेजेस हैं, मतलब कि आपने ये पेज अलग से बनाया हुआ है, डेली सल्तनत, और वो आपने उसमें ऐड कर दिया है। समझ आ गई? एक वेब पेज में एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। आपने HTML में सीखा होगा, है ना, हाइपरलिंक्स के थ्रू आप वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, तो वेब पेजेस का कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को आप वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम वापस आपकी बुक में आते हैं। यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स।
तो आपके ये भी आते हैं कि ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स कौन से हैं, क्वामा, विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉग डेस्क। ठीक है, क्वामा क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, क्वामा, you need to download install Quana, can be downloaded from www.quana.com। once installed आपके प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट। अब मैं इंस्टॉल करूंगी, ये करूंगी, नॉर्मल अब तक आपको इंस्टॉल करना आ ही जाएगा, है ना भाई। तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको नाम याद होने चाहिए, क्वाना क्या है, विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉग डेस्क। ठीक है, ये सब आपको ऑफलाइन एडिटर्स हैं, ये याद रखना, ऑफलाइन एडिटर्स, ब्लॉग एडिटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिंपल एज दैट। बस सिंपल, गया, खत्म। अब आ जाता है आपका, इसमें और ज्यादा कुछ खास है नहीं, फिर भी हम क्वेश्चंस देखेंगे इसमें और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दैट। तो अब आ जाते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। भाई ये तो आप लोग करते ही होंगे, ऑनलाइन आप चीजें खरीदते रहते होंगे। ठीक है, तो उसको क्या, एक तो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि ये डील करता है मनी over the internet। revolution in the electronic media has made the transaction handling easy। यानी कि आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है, तो किसके थ्रू, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस के थ्रू, OLTP इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर NEFT RTGS कर देंगे। आपको कोई ये बोल देते हैं कि भाई हमें डेबिट कार्ड के थ्रू दे दो या फिर मेरे को RTGS कर दो, यानी कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है बात। भाई आप ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होंगे, अगर नहीं करते तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ओके, IRCTC यानी कि रेलवे टिकट, फ्लिपकार्ट, eBay, रेडबस। चलिए मैं आपको इनमें से एक दिखा देती हूँ आपका। ठीक है, फ्लिपकार्ट में, ठीक है, अब ये इस तरह की साइट है, इसमें आपको ये चीजें हैं, कुछ भी आपको खरीदना है आपने उसको, आप उसको चूज कर सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। ऑफर आपको पता लग जाएगी, उसकी क्या क्या वो है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐड गो टू द कार्ट में कर सकते हैं और फिर आप पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से शो डिटेल्स, ये आपकी पूरी डिटेल्स आ गई। ऐड टू द कार्ट में ऐड हो गया। प्रोसीड टू बाय, आप प्रोसीड कर सकते हैं। एक कैमरा और एक माइक आपको मिल रहा है कितने में, 1840 में। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें खरीद सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन की बातें हो गई। अब हम आपकी बुक में वापस आ जाते हैं। ठीक है, IRCTC, ठीक है, IRCTC की भी साइट अगर मैं दिखा दूं तो IRCTC, ठीक है, तो ये आ गया, इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको कब से कब तक की बुकिंग करानी है, कौन सी डेट की करानी है, कौन सी चार्ज है, वैकेंसी है, कौन सी ट्रेन को जाना है। और जब आपने एक बार चूज कर लिया, कौन सी डेट को चूज कर लिया, बोर्डिंग स्टेशन चूज कर लिए, लास्ट में आप पूरा आ जाएगा और गेट ट्रेन चार्ट। ठीक है, तो आपने नंबर तो कोई डाला नहीं, ठीक है, कोई नंबर डाल सकते हैं। आपको नंबर नहीं पता है तो आप ट्रेन का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, आपने सपोज आपने जाना है दिल्ली टू चेन्नई, न्यू दिल्ली, ठीक है, टू कहाँ से जाना है, आपने जाना है चेन्नई। ठीक है, तो जनरल चाहिए आपको, लेडीज चाहिए, कौन सा चाहिए, लोअर बर्थ, सीनियर चाहिए, हमें जनरल चाहिए। ठीक है, तो कौन सा
फ्लेक्सिबल डेट्स ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ आपने सर्च करा, यहाँ पे आपकी आ गई कि ये आपकी टिकट्स है, ट्रेन है, ठीक है, कहाँ से कौन सी, ये वाली, ठीक है, चेक टिकट्स अदर डेट बुक नाउ, ठीक है, तो ट्रेन डिपार्टेड ये अवेलेबल, ये बुक नाउ, ठीक है, प्लीज सेलेक्ट द क्लास, इस तरह से आप अपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है, आपको बेसिक चीजें समझ आ गई, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी कॉम्बिनेशन, मतलब क्या मॉर्निंग में कब आपको कब अराइवल टाइम कब होना चाहिए और मॉर्निंग में कब निकलना चाहिए और अराइवल टाइम क्या हो, तो इसमें आपको वो सारी बता देगा और इस तरह से आप अपनी टिकट ले सकते हैं। आपने ऑलरेडी किया होगा, मैंने फिर भी बता दिया, जिन्होंने ना किया हो वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हम वापस आपकी बुक में आ गए, ठीक है, बुक में आने के बाद में फ्लिपकार्ट का भी बता दिया, ऐसे ही होता है, ईमेल एड्रेस वगैरह, ठीक है, उसमें भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें फ्लिपकार्ट और IRCTC में आपको दोनों में अकाउंट, जो भी ऑनलाइन आपको ट्रांजेक्शन करनी है आपको ऑनलाइन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, उसी के बाद में आप कोई भी काम इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बस यही जानना है इसमें, और कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल एज दैट, ठीक है। वेबसाइट्स कौन सी हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकती है? हाँ जी, आपका क्वेश्चन है ये, लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। तो इसमें क्या क्या होगा? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। फिर आपका गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इट सेव्स time and energy and it gives you various options and it gives you the option of sometimes you can return also if you don't like it within 7 days on some articles, right? You can get this benefit, okay? एंड आपको कैश में पेमेंट नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा, आपको कैश तो सेफ भी है, ठीक है ना। तो ये सब आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बेनिफिट्स। अब भाई अब आ जाती है इंटरनेट सिक्योरिटी की बातें, ये आपको डेली लाइफ में जरूर यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कि आपको जो इंटरनेट है वो आपको इंफॉर्मेशन भी देता है, साथ में एंटरटेनमेंट भी देता है, बट क्या आपको पता है कि आपका जो इट में लीव योर कंप्यूटर अनसिक्योर ड्यू टू ऑनलाइन थ्रेट्स, है ना। ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ऑनलाइन थ्रेट्स से हमारा कंप्यूटर अनसिक्योर हो चुका है, ठीक है। तो क्या कैसे अनसिक्योर है? फिशिंग और ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग से। अब ईमेल स्पूफिंग और चैट स्पूफिंग और फिशिंग क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो स्पूफिंग क्या होता है? आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है कि जैसे राम की इंफॉर्मेशन श्याम ने ले ली, ठीक है, राम की इंफॉर्मेशन श्याम ने ले ली और वो राम बनकर अंदर आ गया, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि वो राम ही आ रहा है जबकि वो श्याम है, ठीक है, एक्चुअल में वो श्याम है, बट राम की इंफॉर्मेशन लेकर वो अंदर आ गया और वो अपने आप को ऐसा बनकर आया कि वो राम है। आपको ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे इसका मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको कि जैसे ये अभी रियल टाइम एग्जाम्पल है, एक बच्चा था वो अपनी सिस्टर की जगह पर खुद चला गया लड़की बनकर और उसने एग्जाम दे दिया, वो लास्ट में वो पकड़ा गया, ठीक है। तो ये मतलब उसने दूसरे की इंफॉर्मेशन लेकर उसको यूज किया, तो आपको ये बात समझ आ गई। तो इस तरह से हमारे इंटरनेट पे भी जो हमारी इंफॉर्मेशन लेकर वो हमारे जैसा बनकर हमारा सारा काम कर लेता है और पूरा एक्सेस ले लेता है, ठीक है। आपका मुझे यूजर नेम पासवर्ड पता है तो मैंने आपके सिस्टम में लॉग इन कर लिया तो सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, ठीक है। जो भी आपके अकाउंट्स की थी इंफॉर्मेशन वो निकाल ली और पैसा निकाल लिया। ऐसा हो सकता है ना।
तो यही है आपका स्पूफिंग। और फिशिंग क्या होता है? फिशिंग अटेम्प्ट में बिगिन विद स्पूफिंग अटैक बट हाउएवर नेवर पार्ट ऑफ स्पूफिंग। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट है, मतलब उसने आपकी आपका बना आपके जैसा मतलब, बट जब अगर वो स्टील कर रहा है इंफॉर्मेशन तो वो क्या हो जाती है, वो कहलाता है फिशिंग। ठीक है, ईमेल ले ली और ईमेल में से ईमेल को अनऑथराइज तरीके से ले लिया और उसमें से सारी डिटेल निकाल ली और उसका अगेंस्ट आपके अगेंस्ट यूज कर लिया, तो वो हो गया ईमेल स्पूफिंग। चैट स्पूफिंग, अगर आप लोगों की चैट हो रही है, उसमें आप कुछ इंफॉर्मेशन किसी के साथ में चैट में दे रहे, वो उसने वहां से ले लिया और यूज कर लिया आपके अगेंस्ट, तो वो हो गया फिशिंग। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ आ गया हो तो आगे चले फटाफट से। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी क्या कर सकते हैं भाई? कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। तो आपको पासवर्ड एटलीस्ट 3 और 4 वीक्स के बाद में चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, और पासवर्ड कैसा होना चाहिए? 12 to 14 वर्ड कैरेक्टर्स का होना चाहिए और कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए और सिंपल से पासवर्ड नहीं होने चाहिए अपना नाम ही डाल दिया, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी या आपके पेट का नाम डाल दिया, मतलब ऐसा चीज ना डालें जिससे इजीली पता लग जाए हाँ ये बंदा तो ये पासवर्ड डाल सकता है। सिंपल पासवर्ड्स नहीं डालने चाहिए। नंबर्स कैरेक्टर और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। कैपिटल और लोअर केस कैरेक्टर्स यूज करने चाहिए और सेम पासवर्ड डिफरेंट साइट्स में नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, और जनरली आपको अवॉइड करना चाहिए पब्लिक वाईफाई यूज करना या पब्लिक पे कोई सिस्टम यूज करना और उसमें अपने पासवर्ड्स डालना या अपने कोई क्लासमेट या वर्कमेट के मतलब कुलीग्स के में आपके सिस्टम में डाल दिया तो वो उसके ब्राउजर में सेव कर लिया उसने अपनी हिस्ट्री में, तो उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, यूज रैंडम पासवर्ड इफ पॉसिबल, ऐसा कुछ रैंडम सा पासवर्ड बना दीजिए। ठीक है, और एक और तरीका भी हो सकता है, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेटर से जाकर यहाँ से भी आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सिक्योर ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन सिक्योर ट्रांजैक्शन कैसे यूज कर सकते हैं कि जब आप देखेंगे जो बैंकिंग साइट है तो HTTPS लिखा हुआ होता है, तो दैट मीन्स इट्स अ सिक्योर्ड साइट। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आप एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स आर प्रोन टू अटैक्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर नोन एज मालवेयर्स। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, मालवेयर आपकी ब्राउजिंग बिहेवियर और पर्सनल डेटा को ट्रैक कर लेता है और सच दैट की लॉगर्स इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि आपने एक भी की प्रेस की तो उस सिस्टम अनऑथराइज्ड यूजर के पास में उसकी इंफॉर्मेशन एवरी की प्रेस, एक की प्रेस की वो देख सकता है आपने कौन सी की प्रेस करी है। ठीक है, तो एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स रियल टाइम प्रोटेक्शन देते हैं आपको कि आपके ये सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके, तो उनको आपको अपडेटेड रखना चाहिए। ठीक है, और डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स, कोई भी फेक मेल हो सकती है, कोई भी लिंक को आपको नहीं क्लिक करना चाहिए। Sometimes the mails promise you jobs or announce lottery results. ठीक है, ऐसी मेल्स को भी आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर कुकीज। अब क्या होता है, कुकीज आप बार बार ही देखते होंगे, कई बार आपने कोई साइट ओपन करी तो वो कहता है कि आपको कुकीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। वो क्या करते हैं कुकीज, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो बिहेवियर, जो ऑनलाइन में आप क्या कहाँ पे विजिट कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री आपका, सो दैट उनको पता लग जाए कि आप कैसी कैसी साइट्स में विजिट करते हैं, तो आपकी लॉग ऑन डिटेल्स भी आपका वो रख लेते हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है। तो आपको ध्यान से
कौन सी साइट आपको पता है ऑथेंटिक है, तो उन्हीं साइट पे आप कुकीज को एनेबल कीजिए, अदरवाइज आपको उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। ठीक है, ये सब हो गया। और इनको हमेशा आपके अपडेटेड सिस्टम होना चाहिए, उसमें सिक्योरिटी पैक्स आते हैं आपके सिस्टम में भी, तो जिसको आपको अपडेटेड रखना चाहिए, सिस्टम को अपडेटेड रखना चाहिए और आपके एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर्स को भी अपडेटेड रखना चाहिए। और क्या कर सकते हैं आप, इंस्टॉल कर सकते हैं फायरवॉल्स को। फायरवॉल क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है जिसमें जो विच असिस्ट इन कीपिंग अ कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योर। ठीक है, और वो ये भी करता है कि जैसे सपोज आपने कोई मेल भेजा है, वो आगे फॉरवर्ड करने लायक है भी या नहीं है, वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, इट एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन इफ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट। ठीक है, तो फायरवॉल एक एडिशनल सिक्योरिटी होती है। काफी बार आप के कई साइट्स होती हैं, वो फायरवॉल उनको आपको एक्सेस करने नहीं देता है। ठीक है, तो और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर अननोन सोर्सेज से नहीं आपको डाउनलोड करना चाहिए। उससे क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई वायरस वगैरह आपके सिस्टम में आ सकता है, या वो सॉफ्टवेयर आपकी कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर भी कर सकता है। अनवांटेड एंड अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को कभी भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है, क्लियरिंग डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर्स। ठीक है, तो बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजमेंट डिजाइन टू स्टोर पासवर्ड, आपके पासवर्ड इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो आपको ब्राउजर्स प्रॉम्प्ट करते हैं सेव यूजर नेम एंड पासवर्ड, अटेम्प्ट टू लॉग ऑन योर साइट्स। ठीक है, अगर आप कोई भी साइट पे जाते हैं तो आ जाता है, आप उसको सेव रखना चाहते हैं यूजर नेम पासवर्ड, तो वो ऑटोफिल नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो वो ऑटोफिल कर देता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपको कई यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू सेव द पासवर्ड ऑन योर पब्लिक और शेयर कंप्यूटर। ठीक है, ये भी बात ठीक है। टू क्लियर पर्सनल डेटा फ्रॉम ब्राउजर कैसे कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं आपको करके दिखा दूं कि हाँ मैं करके दिखा दूं आपको, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए ये क्लियरिंग ब्राउजिंग डेटा आ जाता है, तो इसमें आपका आ जाता है ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज अगर कोई है, कैश्ड इमेजेस हैं, कुछ है, तो आपको क्लियर डेटा करना है तो आप क्लियर डेटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है, आपको वैसे यहाँ पे टूल्स मेन्यू में भी आपको मिल जाती है ऑप्शन, सिक्योरिटी टैब के नीचे भी आपको मिल जाती है। ठीक है, टूल्स मेन्यू में सिक्योरिटी टैब में आपको मिलेगा। ठीक है, और वहां पे भी आप इसी तरह से क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। जैसे एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों चाहिए आपको। ठीक है, आपको अपने डेटा को सेव करने के लिए, अपने साइबर क्राइम से बचाने के लिए आप इंटरनेट सिक्योरिटी यूज करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन थ्रेट्स कैसे होते हैं, ईमेल स्पूफिंग, फिशिंग, वायरस वगैरह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चैट स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, फिशिंग, वायरसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस, आप इसके लिए ऑनलाइन थ्रेट ये हो सकते हैं। ठीक है, नहीं 5 टिप्स क्या हो सकती हैं। नंबर वन आपकी 5 टिप्स हो सकती हैं कि एक तो कैरेक्टर्स, नंबर्स, और आपकी 5 टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या हो सकता है। नंबर 1 कि एक तो उसमें कैरेक्टर्स, सिंबल्स और नंबर्स यूज कर सकते हैं। नंबर 2 अपर केस और लोअर केस दोनों का यूज करिए। नंबर 3 कभी भी रिपीटेड पासवर्ड मत यूज कीजिए। नंबर 4 अगर आप डिफरेंट साइट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट पासवर्ड यूज करिए। नंबर 5 कि उसको विद इन 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स में उसको रेगुलरली उसको चेंज करते रहिए। ठीक है, नंबर 6
कि आपको कभी भी ऐसे पासवर्ड नहीं यूज करने चाहिए जो कि इजीली गेस कर ले आपका नेम, आपका निक नेम, या फिर आपके कोई पेट का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारी चीजें आपको एज अ पासवर्ड नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इजीली इसको गेस कर सकता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डेटा। तो एक तो आपको क्या करना चाहिए अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, कि एक तो आपको एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर यूज करनी चाहिए, आपके सिस्टम को अपडेटेड रखना चाहिए, और पासवर्ड्स ऐसे जो हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करने चाहिए, ठीक है। फायरवॉल्स लगानी चाहिए, तो आपका डेटा सिक्योर रहेगा। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर किस लिए यूज करते हैं कि एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स क्या करते हैं, वो आपको मॉनिटरिंग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, रियल टाइम प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम एनी चेंजेस बाय मालवेयर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो मालवेयर क्या करते हैं, जो आपकी ब्राउजिंग बिहेवियर को और पर्सनल डेटा को ट्रांसमिट कर देता है अनऑथराइज यूजर से, तो उससे बेसिकली एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन देते हैं। हाँ जी, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी। तो वर्कप्लेस सेफ्टी क्या करती है कि किससे डील करती है कि फायर सेफ्टी हो गई, कोई फॉल या स्लिप हो गया, गिर गया, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक से कुछ हो गया, कोई इलेक्ट्रिक करंट से उसको शॉक लग गया, या इलेक्ट्रिक फायर हो गई, ठीक है, शॉर्ट सर्किट बेसिकली होगा, या तो उसके लिए हम क्या फर्स्ट एड यूज करें, तो वो बेसिकली आपका वर्कप्लेस सेफ्टी में केटर करते हैं। सपोज जैसे आप फायर के लिए कैसे, अगर आपकी जगह वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाए, तो आप क्या, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या करेंगे, ठीक है। एक तो ये है कि एग्जिट होनी चाहिए, फायर एग्जिट। जैसे कि अगर मेन गेट की तरफ से आग लगी है, तो एक बैक गेट भी होना चाहिए जिससे आप सारे लोग निकल पाए। जैसे बसेस में भी होता है कि आपका एक इमरजेंसी गेट्स बेसिकली आप लगा दें। और दूसरा क्या होता है कि आपकी ड्रिल्स होनी चाहिए बीच बीच में, कभी कभी मंथली या ईयरली बेसिस। ईयरली आपकी ड्रिल होनी चाहिए कि अगर आग लग जाए तो कहाँ कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, कैसे कहाँ पे एग्जिट करना है, एम्प्लॉइज को आपको को बताना चाहिए, ठीक है। स्मोक अलार्म्स लगे होने चाहिए, ठीक है। जैसे ही फायर हो तो एक स्मोक अलार्म्स होते हैं कि वो अलार्म बजने लग जाता है, ठीक है। और कीप वर्क प्लेस और नो स्मोकिंग जोन एरिया, आपको वर्किंग एरिया में स्मोकिंग अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फायर लगी है तो उसके लिए सैंड बकेट्स होती है, तो वो भी होनी। हाँ जी, अब हम कर रहे थे फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी। फॉल्स मतलब आप गिर गए या कहीं पे स्लिप कर गए, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ऑब्वियसली अगर तो वो कोई गीला फ्लोर होगा तब आप गिर सकते हैं, या उसमें कोई ऐसी चीज पड़ी होगी, कूड़ा कबाड़ पड़ा होगा, तो जो आप उसकी वजह से गिर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आपको, अगर आपका रूम प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं है, उसमें प्रॉपर लाइट नहीं है, अंधेरा अंधेरा है, तब आप गिर सकते हैं। प्रॉपरली एयर नहीं है, वेंटिलेटेड मतलब उसमें प्रॉपरली लाइट और एयर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर एयर नहीं है तो किसी को अगर अस्थमा है या लंग प्रॉब्लम्स है, तो वो स्टेल एयर में अगर वो वर्क कर रहा है तो वो हो सकता है अनकॉन्शियस भी हो जाए, बहुत देर तक एक ही उसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज आप कोई केमिकल इंडस्ट्री में या कोई ऐसी इंडस्ट्री में और उसमें आप विंडो नहीं है, तो आपका वो एक्यूमुलेटेड रहेगा, स्टेल एयर रहेगी, है ना, तो आप उसकी वजह से अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। वियर नॉन स्लिपरी फुटवेयर, आपको बड़ी हील्स या कोई ऐसा फुटवेयर नहीं पहना जिससे आप स्लिप कर जाए, ठीक है। फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई। ऑयल स्पिल्स, डस्ट मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन। अगर कहीं पे कुछ ऑयल या कुछ ऐसी चीज गिर गई है जिससे स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं, तो उसी समय जल्दी से जल्दी उसको क्लीन कर लेना चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अब
इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या होता है कि जैसे कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, तो उसको आपको क्या करना चाहिए कि ISI मार्क या कोई भी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन के ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करने चाहिए, EG मार्क या ISI मार्क. Workers should be trained to handle electric equipment safely. उनको properly training दी जानी चाहिए workers को जो भी equipments use कर रहे हैं electrical equipments. Damaged and hazardous electrical equipment should be immediately replaced. कोई भी damaged electrical equipments है जिसकी wire loose है या कुछ problem है तो उसको एकदम immediately जल्दी से जल्दी उसको replace कर देना चाहिए. ठीक है. हीट एमिटिंग इक्विपमेंट जिससे हीट निकलती है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ में नहीं रखने चाहिए. ठीक है. और टेक केयर ऑफ आउटलेट सर्किट शुड बी ओवरलोडेड. कभी भी बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स एक ही साथ में नहीं स्टार्ट कर देने चाहिए. तो और साथ में ही अगर आपको कोई अप्लायंस शिफ्ट करना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में तो उसका प्लग को हटाकर स्विच ऑफ कर ही आप उसे शिफ्ट करें. तो ये सारे हो गए. ठीक है. अब यूज ऑफ फर्स्ट एड. फर्स्ट एड तो आपने नाम सुना ही होगा. ठीक है. तो ये आपको पता ही है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं. सिंपल फर्स्ट एड तो हम घर पे भी कर लेते हैं. ठीक है. जैसे कि सबसे पहले अगर कोई गिर गया है या किसी को कोई अनकॉन्शियस हो गया है तो उसको थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा. ठीक है. उसको एक तो सबसे पहले उसको शांति रखिए. कोई अनकॉन्शियस हो रहा है, उसको चक्कर सा आ रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा उसको बोलिए सब ठीक हो जाएगा. उसको काम रखिए, उसको पैनिक मत करिए. ठीक है. और उसके बाद में उसको थोड़ा सा पानी पिलाइए. ठीक है. और फिर क्या कर सकते हैं, अगर किसी को बैक या नेक इंजरी हुई है तो उसको आप कोई स्प्रे या जेल्स आती हैं, गोग्रॉन जेल या कोई भी जेल, आपका आयोडेक्स बाम, आयोडेक्स जेल और स्प्रेस भी आते हैं आयोडेक्स की स्प्रे. तो इस तरह के आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर किसी को चोट आ गई है, ठीक है, अगर कोई वैसे खून निकल रहा है तो उसका आप पट्टी लगाकर, दवाई लगाकर आप पट्टी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सब आप यूज कर सकते हैं. तो और क्या कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ. एक, अगर कभी किसी को, भगवान न करे, कभी किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करेंगे. ठीक है. वो उसका मैं आपको बताती हूँ. ठीक है. हाँ जी. अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो आप क्या करेंगे. सबसे पहले इमरजेंसी नंबर सर्विसेज को, जो भी आपका नंबर्स हैं, कोई भी डॉक्टर को आप कॉल करेंगे. ठीक है. जिसका भी आपको मालूम हो आसपास में. ठीक है. उसके बाद में आप देखेंगे कि उसका हार्ट बीट चल रहा है, उसका पल्स चल रहा है, चेक कर सकते हैं. लेफ्ट चिन ब्रीदिंग, उसकी लेफ्ट चिन से करके देखिए कि वो उसका कुछ ब्रीदिंग हो रही है, नहीं हो रही है. नोज के पास में हाथ लगा के देखिए ब्रीदिंग हो रही है, नहीं हो रही है. फिर उसके बाद में आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कर सकते हैं. उसको बोलते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग. ठीक है. फिर आप जोर जोर से उसको ऐसे पंप कर सकते हैं, चेस्ट के ऊपर रख के, हाथ रखकर तेज तेज ऐसे ऐसे उसको पंप कर सकते हैं. और फिर आप एम्बुलेंस के लिए हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. तो ये सब आप कर सकते हैं, फर्स्ट एड कर सकते हैं अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए. ठीक है. अब एक चीज और दिखाना चाहूंगी. ठीक है. अब हमारी और कितने तरीके की हमारी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हो सकते हैं. ठीक है. मतलब ऑफिस में कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स और तरीके की हो सकती है, उसको हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स भी बोलते हैं. तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है. अब जैसे साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है. स्ट्रेस है बहुत या बोर्डम है, उससे बंदा डिप्रेशन में लोग जा सकते हैं. तो उससे बचाना है आपको. ठीक है. आपको कुछ वीकेंड्स में या उसमें आप कुछ आप
मीटिंग्स कर सकते हैं 1-to-1 और उससे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम लग रही है किसी एम्प्लॉय में, ठीक है। फिर आप अब ये आप देख रहे हैं एक है वो ड्रिल कर रहा है, तो उससे क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन बहुत आवाज कर रही होती है, वाइब्रेशन होती है, ठीक है। और अगर कोई केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर रहा है तो रेडिएशन होती है, ठीक है। और अगर कोई वो कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है, तो उसकी आईज में उसका इल्यूमिनेशन, उसकी आईज में ग्लेयर पड़ सकता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स हो सकते हैं, बहुत हीट जनरेट हो सकती है, तो ये सब हो सकता है। तो ये फिजिकल में आ जाता है, ठीक है। केमिकल हैजार्ड्स में क्या हो सकता है कि आपके डस्ट, गैसेस, वेपर्स, फ्यूम्स, उससे आपको केमिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी याद होगी कि वहां पे गैस लीक हो गई थी, तो बहुत लोग मर गए थे, डेथ हो गई थी लोगों की, ठीक है। अब वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, इंसेक्ट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कोविड उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो बायोलॉजिकल एजेंट में आ जाता है, ठीक है। तो और अब आ जाता है एर्गोनॉमिक्स प्रॉब्लम किससे हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा लोड कोई ले रहा है, हेवी लोड ले रहा है और बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क है, एक्सेसिव फिजिकल वर्क है, जॉब मोनोटोनी, एक ही तरीके की जॉब कोई करे जा रहा है, तो ये सब एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स मतलब एर्गोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैजार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड इज द इलनेस एक्वायर्ड ड्यू टू ऑक्यूपेशन। केमिकल फैक्ट्री में तो केमिकल की वजह से, तो फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, बिहेवियरल हैजार्ड या साइकोलॉजिकल हैजार्ड भी हो सकता है। रेडियोलॉजिकल हैजार्ड, कोई रेडियोलॉजिकल वेस्ट है, ये हो गया। अगर आपकी कोई रेडियोलॉजिकल इंडस्ट्री है जिसमें आपका रेडियो वेव्स यूज हो रही हैं, जैसे कि आपके हो गया आपका कहीं पे, जैसे कहीं पे एक्सरेज हैं या हॉस्पिटल्स में रेडियोलॉजिकल वेस्ट होता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। या कोई ऐसा है जहां पर आपका ये आपके बॉम्ब्स बन रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं, तो या कुछ न्यूक्लियर आपका यूज हो रहा है, तो हाँ जी। अब हम कुछ कर लेते हैं केस स्टडीज, ठीक है। अब क्या केस स्टडी, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अब जैसे ये केस स्टडी है कि रामदीन था, केमिकल फैक्ट्री में काम करता था और वो एसिड की बोतल उससे गलती से ठीक से बंद हुई और उसके हैंड के ऊपर एसिड गिर गया, फेस के ऊपर एसिड गिर गया, तो ऐसी उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं आप क्या करेंगे। तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। ऐसे उसमें आप क्या करेंगे, एक तो आप अगर वो उस तरह का केमिकल है जो कि हैजर्डियस है, तो सबसे पहले तो आप खुद को एक पीपी किट या कोई अपने ग्लव्स वगैरह पहनकर आप जाएंगे, ठीक है। गाउन सा जो होता है, प्रोटेक्टिव गाउन और जो ग्लव्स हैं वो पहन के जाएंगे, ठीक है। और फिर उसको आप टच करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आप, अगर तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें प्रॉपरली हर केमिकल को अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसका एक सेफ्टी डेटा शीट्स होती हैं कि इस केमिकल को अगर गिर गया तो क्या करना चाहिए, आप उसको देख सकते हैं। सपोज अगर वो है, अगर सपोज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जहां पे भी उसका हैंड वो है उसको पानी में उसको रख सकते हैं और उसके फेस में जहां पे भी गिरा है उसको भी आप पानी से अच्छे से धो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी केमिकल, कोई भी क्रीम वगैरह आप पूछ के डॉक्टर से लगा सकते हैं टिल द टाइम, और फिर आप डॉक्टर के लिए वेट जरूर करिए। केमिकल बर्न्स होते हैं, इसमें आपको डॉक्टर एडवाइस बहुत जरूरी है। आप उससे कॉल करके पूछ सकते हैं मैं कौन सा ऑइंटमेंट अगर जरूरत है तो मैं लगा सकती
है। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। अब हम वापस अगर दूसरे केस स्टडी में जाए तो हैजार्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक, अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, कोई एकदम से आप पकड़ते हैं तो कई बार आपको एकदम से बहुत शॉक लग सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको कब शॉक लगा कि वो प्लांट को वाटर कर रहा था, पानी दे रहा था आराम से शांति से, तो साथ में कोई कोई इलेक्ट्रिक वायर साथ में जा रही थी, उसके ऊपर पानी गिरा और उसको शॉक लग गया। ठीक है, मतलब कि he just watering the plants and the electric current was live in a water, तो बेसिकली वो जो करंट था वो पानी में आ गया और उसको पानी के थ्रू उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। आप समझ रहे हैं? तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, आप उसको एकदम से टच नहीं करेंगे क्योंकि आपको भी शॉक लग सकता है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी भी लाइव हो चुकी है, उसके बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो यू शुड नॉट टच। सेकेंड, आप सबसे पहले जो भी वो उसका इलेक्ट्रिक वो है उसको शट ऑफ करेंगे, कहीं पे पावर सप्लाई है वो फटाफट से स्विच ऑफ कर देंगे, मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है, फिर आप 911 लैंडलाइन नंबर है ये 911, वो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये इमरजेंसी नंबर्स है, इसको आप कॉल कर सकते हैं। और अगर वो अनकॉन्शियस है तो आप क्या कर सकते हैं, वही CPR हाथ में जैसे क्या बोलते हैं ऐसे करके उसका हाथ चेस्ट के ऊपर ऐसे करके उसको बहुत बारी प्रेस करना पड़ता है, 15-20 टाइम्स ऐसे प्रेस करेंगे, उसको माउथ टू माउथ उसको ब्रीदिंग देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग देंगे और उस एरिया को बैरिकेड कर देंगे ताकि और कोई उस एरिया में ना जाए। ठीक है, और कोई इस एरिया में ना जाए। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई। अब जाते हैं तीसरी केस स्टडी में। तीसरी केस स्टडी क्या कहती है, हैजार्ड्स ड्यू टू फायर, अगर कोई फायर की वजह से बर्न हो गया है तो क्या करेंगे, उसने सिगरेट कोई पी रहा था और उसने गलती से प्लास्टिक के डस्टबिन में उसने वो सिगरेट गिरा दी तो एकदम से आग लग गई। अब क्या करेंगे, फायर में अगर किसी को उस फायर की वजह से प्रॉब्लम हो गई है तो क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसके हाथ को एक तो एकदम बहुत तेज पानी खोल दीजिए और उसको उसके नीचे रखेंगे, ठंडे पानी के नीचे एंटीबायोटिक क्रीम बर्नोल या कुछ ऐसा क्रीम लगाएंगे। ठीक है, और उसको कूल कंप्रेस एक ठंडी पत्ती करके रख देंगे। ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं, अगर उसको दर्द हो रहा है तो उसको एक पेन रिलीवर भी दे सकते हैं और अप्लाई एलोवेरा जूस, एक जूस लगा सकते हैं। बट आप क्या नहीं करेंगे, आप कोई ऑयल कोई बटर यूज नहीं करेंगे, एग व्हाइट का लोग यूज कर लेते हैं वो नहीं लगाएंगे। डू नॉट यूज टूथपेस्ट नहीं यूज करेंगे। और अगर कभी कोई छाला हो जाए, जलने से जो छाले पड़ जाते हैं उसको आप कभी भी फोड़ेंगे नहीं और आइस का यूज नहीं करेंगे, बर्फ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप नहीं करेंगे, ये सब आप लिख सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ में आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। तो 3 बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट द वर्क प्लेस। अब आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि एक तो आपका जो जिससे अगर गिरे विरे नहीं तो आपको एक तो क्लीन रखना चाहिए फ्लोर्स वॉल्स,
ठीक है, उसमें कुछ भी क्लटर नहीं होना चाहिए ताकि लोग गिरे नहीं। सेकेंडली, अगर फॉर इलेक्ट्रिक, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई हर इंसुलेटेड वायर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप ड्रिल कर सकते हैं कि अगर फायर लग जाए तो रेगुलर ड्रिल्स कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं रेगुलरली। ठीक है, फॉल और स्लिप सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी मैंने बताया, अभी अभी बताया। सेफ्टी रूल क्या कर सकते हैं कि एक तो हाई हील्स का यूज ना करें, कोई स्लिपरी फुटवेयर यूज ना करें, और दूसरा क्लीन और ड्राई आपका फ्लोर होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास उसके लिए मेडिसिन होनी चाहिए अगर कोई गिर जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी रूल्स आपको इंसुलेटेड वायर्स यूज करनी चाहिए, और आपको क्या कहते हैं, जैसे एगमार्क या ISA मार्क वायर्स यूज करनी चाहिए। और जो भी आपके इक्विपमेंट्स है जो ऑलरेडी बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, उसकी वायर्स निकल रही हैं या गल गई हैं, तो ऐसे हैजार्डियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं यूज करने चाहिए। और कोई भी हीटिंग वाली चीज इलेक्ट्रिसिटी के साथ में नहीं रखनी चाहिए। फर्स्ट एड रूल्स क्या होने चाहिए, सबसे पहले कि पेशेंट को काम करना चाहिए, उसको शांत रखना चाहिए, उसको थोड़ा पानी पिलाइए, और फिर आप सबसे पहले इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करिए, और जिस तरह की उसकी प्रॉब्लम है उस तरह का आप फर्स्ट एड दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, मैंने आपको बता दिया कितने तरीके के ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं। ठीक है, केमिकल के थ्रू, बिहेवियरल हैजार्ड, या आपका होगा साइकोलॉजिकल, फिजिकल हैजार्ड, एग्रोनॉमिक हैजार्ड्स। देन आपका ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ हैजार्ड हमने आपको बता दिया। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड आर द हैजार्ड्स और ड्यू टू आपके ऑक्यूपेशन के थ्रू होते हैं जो भी प्रॉब्लम है। दीज हैजार्ड्स आर अकर ड्यू टू ऑक्यूपेशन। ठीक है, सिंपल एज दैट, और उसमें आपको सारे एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, ये देखिए, मैं एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ। फिजिकल एजेंट के थ्रू, फिजिकल हैजार्ड्स जो कि नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशन के थ्रू, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या बोर्डम के थ्रू, केमिकल, डस्ट, गैसेस, वेपर्स, फ्यूम्स, मिस्ट के थ्रू, और बायोलॉजिकल, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई के थ्रू, और एर्गोनॉमिक्स प्रिंसिपल, जब फिजिकल आपका पोस्चर ठीक नहीं है, एक्सेसिव स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन है, बहुत सारा लोड उठा रहे हैं, तो या बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन और ये बार बार आना जाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो ये सारे ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, एंड लैक ऑफ एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आ जाता है आपका एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। अब ये भी क्या है कि एक्सीडेंट होता है, अनप्लान्ड इवेंट होता है। अब कोई भी नहीं चाहता है एक्सीडेंट हो जाए, बट अनप्लान्ड होता है एंड मे लीड टू अनवांटेड आउटकम। जो भी उसके बाद में अनवांटेड होता है तो वो अनवांटेड आउटकम होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, अनप्लान्ड इवेंट दैट मे लीड टू अनवांटेड आउटकम, या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट अकर्ड इन अनइंटेंशनली कॉजिंग हैजर्डियस रिजल्ट। ठीक है, समझ आ गया आपको कि ये कुछ अनप्लान्ड है। एक्सीडेंट कभी भी पूछ के नहीं होता है, और ये अनइंटेंशनल होता है, और उसका रिजल्ट भी हमें नहीं पता है कि क्या उसका रिजल्ट होगा। क्या एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद में क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक है, अब कोई नॉर्मली गिर जाता है, पर कई बार उसको हल्की सी चोट आती है, पर कई बार अगर कोई पत्थर पे गिरता है, सर पे चोट आ गई, तो वो हो सकता है इतना ब्लड लॉस हो जाए कि वो उसकी डेथ भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट अकर एट वर्कप्लेस, स्लिप्स एंड फॉल एक्सीडेंट, फायर, इंडस्ट्रियल इलनेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्लिनिकल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स हो सकते
है। अब आपको हैंडल कैसे करना है एक्सीडेंट्स को, ठीक है। इमरजेंसी हो जाती है तो कैसे करना है कि आपको इमरजेंसी उसमें कि emergency situation may pose a sudden risk of life, property, health that needs intervention to prevent deteriorating result or hazard. Emergency situation is that threatens the employees, customers or the public, disrupts or shuts down the operation, causing physical or environmental damage. अब जैसे कोविड हो गया था, ये एक emergency सिचुएशन थी, तो एकदम से सारे बंद कर दिए गए, भारत बंद का ऐलान कर दिया गया, पूरे वर्ल्ड में क्लोज हो गया, तो ये इमरजेंसी थी, ठीक है। बट अगर आपको इसी तरह से आपके ऑफिस में कुछ इमरजेंसी हो गई है एम्प्लॉयज के साथ में, ठीक है, तो आपको अपना ऑफिस को क्या अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ रही है तो आपको बंद करना पड़ना की जरूरत पड़ी, आपको उसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला किस तरह की इमरजेंसीज होती है, केमिकल गिर गए, केमिकल गैस, भोपाल गैस का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ड्रॉट हो गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा गर्म हवा चलने लगी, पैंडेमिक, कोविड, टेररिस्ट अटैक हो गया, फायर हो गई, फ्लड हो गया, थंडरस्टॉर्म हो गई, लीकेज ऑफ हैजार्डियस गैस, ठीक है, ठीक है, ये सब की वजह से लीकेज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी का आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, ठीक है, वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ खास इतना है नहीं, ठीक है, ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल। अब चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशन, क्या क्या आपके वर्क स्टेशन में होना चाहिए, ठीक है। एक जहां पे आप काम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए कि जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर आप आराम से बैठ सकें, वहां पे प्रॉपर लाइट और हवा हो, बेस्ट है कि अगर सनलाइट आ सके, ठीक है, और प्रॉपर स्पेस हो, ठीक है। हर एक कैबिन, अगर कैबिन है आपके वर्क प्लेसेस में तो हर कैबिन के लिए एक प्रॉपर स्पेस हो, ठीक है, और कहीं पे भी उसको बहुत ज्यादा ग्लेयर ना पड़े, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये तो हो गया आपका डिस्प्ले, स्क्रीन आपकी कैसी होनी चाहिए, आपके हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से आपकी स्क्रीन, आप उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टेबल ब्राइटनेस और कंट्रास्ट, आपके आई साइट के हिसाब से आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और आपका क्या कहते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज या कम कर सकते हैं, ये हमने एक्सेसिबिलिटी में पढ़ा ही था। और आपका कुछ भी रिफ्लेक्शंस नहीं या ग्लेयर नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस भी नहीं होनी चाहिए कि आंखों को एकदम से बहुत ज्यादा ग्लेयर लगे, तो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए, ठीक है। अब कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड में आपका हैंड और आर्म्स का डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, कंफर्टेबली आप टाइप कर सकें, ठीक है। और आपका कीबोर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कीज दबी नहीं रही है, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है कीज को दबाने के लिए, पुराना कीबोर्ड जैसे हो जाता है उसको चेंज कर लेना चाहिए। और उसके ऊपर जो कीज के ऊपर लिखा जाता है, जो उसके ऊपर इंडिकेट सिंबल्स होते हैं वो प्रॉपरली लेजिबल होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि आपका इवैक्यूएशन पॉलिसी, ओके, इवैक्यूएशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी इमरजेंसी होती है तो उसकी ड्रिलिंग होनी चाहिए, ड्रिल्स होते रहनी चाहिए मंथ में, या कम से कम ईयरली एक बारी तो ड्रिल हो जानी चाहिए कि अगर इन केस अर्थक्वेक आ जाता है, फायर हो जाती है, तो कहाँ से कैसे एग्जिट करना है, आपको कभी बिल्डिंग के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है, और ओपन स्पेस में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बता देनी चाहिए, ठीक है। तो
आपको एक असेंबली पॉइंट्स बताने चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कौन सी गेट्स यूज करने हैं, कहाँ पे असेंबल होना है, ठीक है। बडी सिस्टम फॉर इंडिविजुअल विद स्पेशल नीड्स, अगर किसी की कोई स्पेशली एबल्ड है, डिसेबल नहीं बोलते आजकल, हम स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशली बडी सिस्टम होना चाहिए कि जैसे ही कोई स्पेशल नीड का पर्सन है तो अगर जैसे कोई इमरजेंसी हो तो तुम फटाफट उनको लेके चले जाना, ठीक है। असेंबली एरिया, फ्लोर प्लान, कहाँ पे कैसे आपको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कहाँ पे असेंबल होना है, कौन से फ्लोर प्लान, पीरियोडिक ड्रिल, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हेल्दी लिविंग। हेल्दी लिविंग क्या होता है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, जो कि मैं आपको बताया भी कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको प्रॉपरली हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं कि आपको ज्यादातर फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, और ज्यादा फ्राइड स्टफ नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। वंस इन अ वाइल चल गया, बट आपको रेगुलर बेसिस पे ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या वॉक, एटलीस्ट वॉक कर लेनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, अगर आप 15 मिनट्स भी आईज क्लोज करके बैठ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू फील रिफ्रेश। अगर बहुत आपने पढ़ लिया ना, 15 मिनट आप जिस चेयर पे बैठे हैं उसको पीछे से लेट बैक कीजिए, आईज क्लोज कीजिए थोड़ा सा 15 मिनट्स, और एक हल्का सा 15 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, तो आपका थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ होगा और आप फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे आगे पढ़ने के लिए। तो इस तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। साउंड स्लीप आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे से आप अगर आप टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हैं और अपना हर काम प्रॉपरली कर रहे हैं तो आपको एक साउंड स्लीप आ जाएगी। अगर आपने सोचा है कि आज, कभी भी आप ये मत सोचिए कि पूरा का पूरा सिलेबस आज ही कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, आप उसको ब्रेक करिए। अगर आपको 2 दिन मिले एग्जाम के लिए, ये नहीं कि आपको आज ही कंप्लीट करना और कल, आपको कोशिश ये करनी चाहिए मेरे को जो भी करना है अच्छे से करना है तो मैं उसको ब्रेक कर करके पढ़ूं, ये नहीं कि एक ही बार में मैं पूरा पढ़ रहा हूं और कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है, ठीक है। ये सब हो गया, तो ये क्या है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस क्या, हेल्थ हैजार्ड्स दैट कुड पुट द लाइव्स ऑफ एम्प्लॉयज इन डेंजर्स, ठीक है। तो सेकंड है हैजार्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री एंड द एनवायरनमेंट इन विच द एम्प्लॉय वर्क। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट्स, कहाँ पे आपको असेंबल होना है अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट्स होनी चाहिए। लिस्ट एनी 3 टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स, कौन कौन से हमने किए थे, केमिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड, मैकेनिकल हैजार्ड, एग्रोनॉमिकल हैजार्ड्स, साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, ठीक है। ये भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आ जाए, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशन, डिफेक्टिव इल्यूमिनेशन, टेम्परेचर एक्सट्रीम, साइकोलॉजिकल, स्ट्रेस, बोर्डम, केमिकल्स, आपका डस्ट, गैसेस, वेपर से होता है, बायोलॉजिकल, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, लैक ऑफ एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल, आपको मैकेनिकल हैजार्ड हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आप ज्यादा सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारा चेकलिस्ट टू मिनिमाइज द हैजार्ड, ठीक है। चेकलिस्ट क्या हो सकती है कि ये देखिए हमारा आ जाता है नो ब्रोकन विंडोज और ओपनिंग, आपकी कोई विंडोज ब्रोकन या ओपनिंग्स कोई ओपन नहीं होनी चाहिए, सारे फ्लोर क्लीन ड्राई होनी चाहिए, नो ट्रिपिंग हैजार्ड, मतलब कुछ भी ट्रिप नहीं करना चाहिए, नीचे गिर नहीं रहा होना चाहिए कोई लिक्विड, कोई केमिकल, नो अनहाइजीनिक वेस्ट, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई और भी कोई अनहाइजीनिक वेस्ट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट्स एंड चेंज रूम्स, वॉशरूम शुड बी क्लीन एंड हाइजीनिक, ठीक है।
एग्जिट रूट्स मस्ट बी क्लियरली मार्क्ड, कहाँ से एग्जिट होना है वो भी क्लियरली मार्क्ड होने चाहिए। फायर इक्विपमेंट्स मस्ट बी क्लियरली डिमार्केटेड, मतलब फायर इक्विपमेंट्स आपके पता होना चाहिए कहाँ पर है फायर इक्विपमेंट्स, ठीक है। और वर्क एरिया शुड बी क्लीन एंड टाइडी, सेफ स्टैकिंग एंड स्टोरेज, प्रॉपरली जो आपकी चीजें हैं वो सेफली प्रॉपरली स्टोर होनी चाहिए। मशीन सेफ गार्डिंग, जो भी मशीन है अगर इफ इन नॉट इन यूज तो उसको प्रॉपरली क्लोज्ड रहना चाहिए और एक प्रॉपर जगह पे ही वो मशीन को होना चाहिए। तो ये हो गए 10 आपके पॉइंट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा इवैक्यूएशन पॉलिसी। मैंने बताया इवैक्यूएशन पॉलिसी क्या होती है कि कहाँ पर आपको कौन सा रूट आपको लेना है, कौन से फ्लोर प्लान्स बनाए जाते हैं, असेंबली पॉइंट्स बनाए जाते हैं, फिर टीम लीडर्स होते हैं वो अपने आगे एम्प्लॉयज को बताते हैं। तो ये सारी चीजें, और आपको इवैक्यूएशन पॉलिसीज आपको पीरियोडिकली लोगों को बताते रहना चाहिए, ड्रिलिंग करनी चाहिए, इवैक्यूएशन पॉलिसीज बताते रहना चाहिए, ठीक है। बडी सिस्टम टू इम्प्लीमेंट इवैक्यूएशन इफेक्टिवली इन केस ऑफ इमरजेंसी। बडी सिस्टम क्या होता है, जो भी अगर जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं उनके लिए उनके कोई बडीज बनाए जाते हैं कि अगर ये बंदे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उनको हेल्प कर देंगे, ठीक है। बडी मतलब फ्रेंड, एक फ्रेंड बना दिए जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म फ्लोर प्लान्स इन असेंबली एरियाज। फ्लोर प्लान्स मतलब कि आपको कौन सा रूट लेना है अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है। असेंबली एरियाज यानी कि कहाँ पे आपको असेंबल होना है अगर कोई इमरजेंसीज हो जाती है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स। पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल से क्या होता है कि लोगों को बिफोर हैंड पता होता है कि अगर ऐसी इमरजेंसी हो गई, जैसे कि जापान में ये बहुत ज्यादा ड्रिल्स होती रहती है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वहां पे हर स्कूल हर ऑर्गेनाइजेशन में ये पीरियोडिक अर्थक्वेक ड्रिल्स की जाती है ताकि सबको पता रहे कि अगर अर्थक्वेक आ जाए तो क्या करना चाहिए, या और भी चीजें जैसे भी प्रॉब्लम्स हो जाए, फायर हो जाए तब क्या करना चाहिए। तो इस तरह की पीरियोडिक ड्रिल्स होते रहनी चाहिए। एक्सप्लेन द टर्म इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो इसको बताने से पहले मैं हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, कैसे आप वो करते हैं वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल होने से क्या होता है, एक तो आपका वेट कंट्रोल होता है, मूड आपका इंप्रूव होता है, डिजीजेस कम होती हैं अगर आपका हेल्दी स्टाइल होता है, लाइफस्टाइल होता है, और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। क्यों? और साथ ही साथ में आपकी एज, आप जितनी देर भी रहते हैं अच्छे से रहते हैं, और एज आपकी अनटाइमली डेथ नहीं होती है, प्रॉपर एज के साथ में आप रहते हैं, ठीक है। तो जियोगे तुम 9999, रहोगे तुम फाइन, जियोगे तुम 9999, ठीक है। सुना होगा आपने यार। तो ये है कहना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? हेल्दी खाना चाहिए, प्लेंटी ऑफ रेस्ट लेना, मतलब गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, और पानी पीते रहना चाहिए, टाइमली वर्कआउट करना चाहिए, स्ट्रेस के लिए को कम्बैट करना चाहिए। एकदम एंजाइटी अगर बहुत ज्यादा हो रही है आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेना चाहिए बीच बीच में, तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप थोड़ा पढ़ ले और अगर आप 10 मिनट्स का एक राउंड मार लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। हाइजीन आपको मेंटेन रखना चाहिए, अपने बालों को शैम्पू अच्छे से करना चाहिए, तो आपको अपने टीथ को रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, मतलब कि मॉर्निंग में नाइट में उसको ब्रश करना चाहिए, ठीक है। उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अपने मंथली ईयरली चेकअप्स कराते रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर, वेट, उसको चेक कराते रहना। तो ये सब डॉक्टर्स को विजिट करते रहना चाहिए 6 मंथली ईयरली में, एक बारी सारे चेकअप्स कराने में चाहिए। तो ये हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल की बातें हो गई। तो आई थिंक वो चैप्टर तो खत्म चाहिए, तो इसी के साथ में हमारा ये पूरा यूनिट भी खत्म होता है। तो आई थिंक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग और आपको इजी वे में बताने की कोशिश की है।
और अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।